हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? सितंबर चल रहा है तो स्टडी आपकी बढ़िया होनी चाहिए। बैकग्राउंड की कुछ ज़्यादा तारीफ कर ली थी तो आज बैकग्राउंड देख लीजिए। इससे शानदार तो मेरे हिसाब से कोई बैकग्राउंड हो ही नहीं सकता। तो बेस्ट बैकग्राउंड के साथ बढ़िया खुले में बढ़िया दिमाग से शांत माइंड से अपन शुरू करते हैं अपना एक जो टॉपिक बचा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसको थोड़ा पास में ले लेते हैं। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर है क्या क्या अपने पास। सबसे पहले अपने को पढ़ना है डेफिनेशन, एनबीएफसी होती क्या है और बैंक से किस तरीके से अलग है, बैंक में क्या होता है, एनबीएफसी में क्या होता है, ये पढ़ना है। फिर कैटेगरी पढ़नी है, कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी। इसमें एक्चुअली अलग अलग टाइप की भी एनबीएफसी होती है, जैसे लीज एसेट के लिए अलग है, इंश्योरेंस के लिए अलग है, अलग अलग होती है। हम उनको नहीं देखेंगे, हम देखेंगे हमारे अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए जो कैटेगराइजेशन होता है वो देखेंगे कि अकाउंटिंग के लिए या फिर प्रोविजनिंग नॉर्म्स के लिए हमें किन किन कैटेगरी के अंदर एनबीएफसी को बाइफरगेट करना है। फिर कुछ टर्म्स है जिसको अपन शुरू में निपटा देंगे ताकि आपने को आगे दिक्कत ना आए। फिर नेट ओन फंड, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेट ओन फंड क्या है, कितना है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, और क्वेश्चन प्रैक्टिकल भी बनता है इसका। फिर अपना नेक्स्ट है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। बैंकिंग में अपने पढ़ा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सेम वैसा का वैसा कॉन्सेप्ट है, कोई नया नहीं और याद होना चाहिए। याद है आपको बैंकिंग का? बैंकिंग में पढ़ा था ना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इस तरीके से क्यों देख रहे हो जैसे मैं पहली बार ऐसा वर्ड सुना है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंकिंग में पढ़ा, सेम वैसा वैसा कॉन्सेप्ट है। फिर इनकम रिकॉग्नाइजेशन, सर ये भी बैंकिंग के अंदर पढ़ा, हाँ सेम वैसा वैसा, बस थोड़ा कुछ चेंज है, रेट वगैरह में चेंज है। प्रोविजनिंग नॉर्म्स पढ़ने एनबीएफसी के, क्लियर है? तो ये अपना टोटल ओवरव्यू है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, अपना लास्ट टॉपिक एडवांस अकाउंट का। आरटीपी हम कर चुके हैं, इसके जस्ट बाद में एमटीपी कर लेंगे, इसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर देंगे और फिर मैराथन क्लास। और इस महीने के अंदर ही अपन एडवांस अकाउंट और एफएम जो वो कंप्लीट कर देंगे। टैक्स की भी क्लासेस जो है वो 1-2 दिन के अंदर आपकी रेगुलर शुरू हो जाएगी, तो आपको उसका भी एंजॉय ले सकते हैं। बाकी यार एक बात आप ध्यान रखें, कम से कम शेयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जो सब्सक्राइबर का काउंट है वो बहुत धीरे बढ़ रहा है। तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि इस चैनल पे सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन भी कवर किए गए हैं, आरटीपी एमटीपी वगैरह भी कवर की गई है। बाकी अभी आपकी पढ़ाई ज़्यादा चल रही होनी चाहिए, उसके हिसाब से व्हाट्सएप पे आपके अगर कोई डाउट वगैरह है तो व्हाट्सएप करते रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ एनबीएफसी। ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और 2013। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? कंपनी होना चाहिए और वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एंगेज इन द बिजनेस ऑफ, यहाँ से अब ध्यान देना है, देखो किसके लिए, या तो लोन एंड एडवांसेज का काम करते हैं, या एक्विजिशन ऑफ शेयर्स का काम करते हैं, शेयर्स एंड डिबेंचर, या फिर अदर सिक्योरिटी को परचेज करने का काम करते हैं, लीजिंग का काम करते हैं, हायर परचेज का काम करते हैं, इंश्योरेंस बिजनेस का काम करते हैं, चिट फंड का काम करते हैं। इस तरीके का काम जो है अगर करते हैं, इस तरीके की कोई कंपनी है जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, पर्टिकुलर जो काम बता रखे हैं वो काम करती है, कंपनी है और कंपनी रजिस्टर्ड है, तो वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहलाएगी। सर क्या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में भी जैसा बैंक के ऊपर आरबीआई गवर्न करती है उसी तरीके से आरबीआई गवर्न करती है क्या? डायरेक्टली तो नहीं करती है, कुछ एनबीएफसी पे करती है, कुछ पे नहीं करती है, कुछ पे कंपनीज एक्ट जो वो करता है, कुछ पे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो करता है। तो गवर्निंग बॉडी जो है वो इस तरीके का काम करते हैं, उसके हिसाब से उनको रेगुलेटरी बॉडी है। पर्टिकुलरली जैसे बैंक के अंदर आरबीआई ही गवर्न करती है वैसा नहीं है, क्लियर? दूसरा क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और बैंकिंग कंपनी के अंदर फ़र्क क्या है, मतलब बैंक के अंदर और एनबीएफसी के अंदर पर्टिकुलरली फ़र्क क्या है? तो देखो मेजर जो फ़र्क है वो इस तरीके का है कि एक होता है अपने डिपॉजिट जो है वो 2 तरीके के होते हैं, हम बैंक के अंदर पैसा जमा करवाते हैं। एक तो लाइक हमने करवा दिया एफडी। एफडी क्या होता है कि 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, कोई भी पीरियड के लिए हम बना सकते हैं। तो जब वो पीरियड कंप्लीट होगा तभी हम पैसा है जो विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब टर्म डिसाइड है कि कब पैसा विड्रॉ किया जाएगा। एक होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब जैसे हम सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर पैसा जमा करवाते हैं, आज जमा करवा दिया, कल मेरा मन हुआ कि कल इसे विड्रॉ कर लिया जाए, तो कल विड्रॉ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। आज रात को 12 बजे मन हुआ तो उस टाइम भी विड्रॉ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू वगैरह जिस भी तरीके से। तो डिमांड डिपॉजिट के अंदर क्या होता है, जब कस्टमर डिमांड करता है तब वो पैसा विड्रॉ कर सकता है, लेकिन टर्म डिपॉजिट के अंदर टर्म कंप्लीट होने के बाद ही पैसा जो है वो विड्रॉ होता है, क्लियर? तो एनबीएफसी जो है वो डिमांड डिपॉजिट जो है वो नहीं लेती है।
है इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन है जो डिपॉजिट लेती है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट जो वो नहीं लेती। डिमांड डिपॉजिट का काम सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, बैंक के द्वारा लिया जाता है। क्लियर है। उसके अलावा सेटलमेंट जो है वो सिस्टम जो है वो बैंक का होता है, एनबीएफसी का नहीं होता है। उसके अलावा छोटे मोटे और रहते हैं, जैसे खुद का चेक ड्रॉ कर सकती है बैंक की, ऐसा नहीं कर सकती है। इस तरीके के कुछ डिफरेंस रहते हैं। बाकी मेजर डिफरेंस जो वो डिमांड डिपॉजिट का है। सर कुछ एग्जांपल दे सकते हैं क्या एनबीएफसी के? बहुत सारे एग्जांपल हैं, लाइक बजाज फिनसर्व लिमिटेड। जब सीए बनोगे तो आपको सीसी लिमिट देती है बजाज, तो प्रैक्टिस करोगे तो सबसे पहले उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सीए की डिग्री पे आपको दिया जाता है, शुरुआत के अंदर 5 लाख, फिर 8 लाख, फिर 35 लाख तक की है। तो सीए बनने के बाद प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लिक्विड कैश की ज़रूरत पड़ती है। बजाज फिनसर्व लिमिटेड हो गया, मुथूट फाइनेंस आपने नाम सुन रखा होगा, एचडीएफसी फाइनेंस लिमिटेड सुन रखा होगा, आदित्य फाइनेंस लिमिटेड है जो सुन रखा होगा। ये सारी क्या है, एनबीएफसी है। अब हर एनबीएफसी अपने अपने हिसाब से काम करती है। लाइक मुथूट जो गोल्ड लोन का काम करती है। अभी उन्होंने अपना बिजनेस धीरे धीरे वो एक्सपांड कर रहे हैं, लेकिन उनका मेन इस तरीके का काम है। बजाज फिनसर्व लिमिटेड प्रोफेशनल लोन सीसी इस तरीके का काम करते हैं। द टर्म एनबीएफसी not include any institution whose principal business is that the agriculture activity, industrial activity, sale of goods or providing any services, sale, purchase, construction of any immovable property। ये कह रहा है कि एनबीएफसी में नहीं है। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि एनबीएफसी जो है होती क्या है, किस तरीके से वो बैंक से अलग होती है, वगैरह वगैरह सारा कुछ आपने समझा होगा। अब कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी, देखो क्लासिफिकेशन अलग चीज़, उसके अंदर बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन हमारे जो एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलर हमें इन कैटेगरीज का ध्यान रखना है। ये कैटेगरी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके हिसाब से प्रोविजनिंग की रेट जो है वो अलग अलग होती है। 3 तरीके की। पहली है डिमांड टेकिंग एनबीएफसी, ऐसी एनबीएफसी जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। पहली एनबीएफसी इस तरीके की जो क्या करती है, डिपॉजिट लेती है। क्लियर है। क्या डिमांड डिपॉजिट लेगी क्या? नहीं, डिमांड डिपॉजिट कोई एनबीएफसी नहीं लेती, टर्म डिपॉजिट जो है वो लेती है इस तरीके की एनबीएफसी। सेकेंड है नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट एनबीएफसी, कि डिपॉजिट तो नहीं लेती है लेकिन सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट कौन होता है? घर के अंदर आप बात करेंगे, जैसे 3 भाई है तो इम्पोर्टेंट कौन होगा? जो ज़्यादा पैसा कमाएगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। वैसा यहाँ पर इम्पोर्टेंट किसको बताया? दोज विद एसेट ऑफ 500 करोड़ और अबोव। ऐसी एनबीएफसी जिसकी जो एसेट है वो कितनी है, 500 करोड़ से ज़्यादा है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात? तो पहली हो गई डिपॉजिट टेकिंग। दूसरा है डिपॉजिट नहीं लेती है लेकिन सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट है। थर्ड जो है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, लेकिन ये सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसके एसेट जो क्या है 500 करोड़ से कम है। क्लियर है। 500 करोड़ है तो वो बी कैटेगरी में आएगी। अब जहाँ भी बी लिखा है इसका मतलब क्या है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट एनबीएफसी। जहाँ भी सी लिखा है इसका मतलब क्या है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी नॉट सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट। और जहाँ ए लिखा है उसका मतलब क्या, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। समझ गए भाई? समझ गए ना? हाँ तो बोलो, समझ गए यहाँ तक? क्लियर है। तो अभी तक देख लिया एनबीएफसी का बैंक से क्या फ़र्क है, और उसके बाद में हमने कैटेगरीज देखी। अब हम कुछ टर्म्स जो है वो इसके चैप्टर के अंदर यूज होगी, उन टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो है वो रिस्क वेटेड असेट। पहला रिस्क वेटेड असेट। अब ये जो है आपका पेज नंबर जाओगे आप 31 पे एनबीएफसी के चैप्टर के अंदर, तो पेज नंबर 31 पे इनका क्या कर रखा है, रिस्क वेटेड एसेट जो है इनकी रेट दे रखी है। ये जो रेट है ये आपको खुद से लिखना। नोट्स कहाँ मिल जाएंगे सर? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो इसको क्या कर दीजिएगा आप, डाउनलोड करके रेट जो है आप यहाँ पर क्या करोगे, खुद से लिखोगे। लाइक 0% ये ऐसा खुद से लिखोगे, ताकि क्या होगा, आपको याद होगा। ये रेटें आपको याद होना ज़रूरी है। बाकी रिस्क वेटेड एसेट सर ये तो नाम सुन रखा है हमने, सुना हुआ होना चाहिए नालायक को, सुना हुआ कि आप तो याद भी होना चाहिए। ऐसा कैसा आपने कहाँ पढ़ा था? बैंकिंग अंदर पढ़ा था ना, पढ़ा ही होगा ना भाई, मैंने पढ़ा है, याद होना चाहिए। अभी ये ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना कर देना भाई, समझ पा रहे हो बात? सारी मेहनत जो वो बेकार चली जाएगी अगर ये ऐसी गलतियां कर दी। मतलब रेट अगर आपको याद नहीं है, 5 नंबर का क्वेश्चन है एनबीएफसी का, प्रोविजन की रेट याद नहीं, तो फिर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो। क्योंकि इसके अंदर समझने वाली कुछ बात ही नहीं है कि 1 से 3 साल है तो 10% रेट है, बस बात खत्म। अब ये रट्टा, इसको तो रटना ही होगा। अब ये रट्टा लगा दिया, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है एज इट इज़ रेट लगाई, 10% से मल्टीप्लाई किया,
आंसर लिखा 5 में से 5 मार्क्स। समझ पा रहे हो बात? तो इन चैप्टर के अंदर एनबीएफसी हो गया और बैंकिंग के अंदर हो गया, ये जो रेट है इनको अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर आपके लिए एक बोनस है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। समझ पा रहे हो? जो दिमाग के रूप से एकदम शांत है, जिसको दिमाग लगाना पसंद ही नहीं है, वो भी ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से कर सकता है, क्योंकि दिमाग लगाने के इस चैप्टर के अंदर ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इन ऐसे पॉइंट के अंदर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई दिमाग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ पॉइंट है जो समझने और कुछ पॉइंट जो वो याद करने हैं। तो रिस्क वेटेड एसेट क्या होता है? देखो इसके लिए क्या करते हैं, जो इनका कंट्रोलर होता है वो क्या करता है, जैसे आरबीआई ने अभी इनके लिए आरबीआई ने क्या कर रखी है, रेट डिसाइड कर रखी है कि अगर आपके पास पैसा जेब के अंदर है, मतलब आपके पास कोई रिस्क नहीं, या आरबीआई के पास है तो कोई रिस्क नहीं, गवर्नमेंट के पास है तो कोई रिस्क नहीं। अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लगा रखा है जो सीओडी है, तो उस केस के अंदर 50% रिस्क है। इस तरीके के अलग अलग इन्वेस्टमेंट पे, अलग अलग लोन एंड एडवांसेज पे, अलग अलग एसेट पे क्या कर रखा है, अलग अलग रेट दे रखा है कि जैसे इस एसेट पे 0% रिस्क है, इस एसेट पे 50% रिस्क है, तो उनको मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, रिस्क वेटेड एसेट का टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ पा रहे हो बात? ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम इनके बारे में दे रखा है, सॉरी ऑन बैलेंस शीट आइटम कैश एंड बैंक बैलेंस, तो इसका जैसे दे रखा है 0%, तो ऐसा कैसा आपको ये सेम इसी तरीके से टेबल बना रखी है, कहाँ पे, पेज नंबर 31 पे। और ये रेट जो है वो आपको लिखना है, एक बार नहीं 2-3 बार लिखना है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और जब आप एक बार इनको सारों को लिख दोगे, उसके बाद में इस टेबल के अंदर आप लिखोगे, वहाँ पर क्या है, कैटेगरी बहुत ज़्यादा है तो आपको कन्फ्यूजन होगा, और इतनी सारी याद करना भी आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। तो आप क्या कर दीजिएगा, इनकी रेटें जो है वो लिख दीजिएगा, जहाँ जहाँ से आपको मिलेगी इसी 31 पेज पे इनकी रेट जो है वो लिखना है। लिखोगे कौन सी रेट, जो आपकी स्टडी मटेरियल के अंदर दे रखी है वही रेट है, ठीक है। स्टडी मटेरियल जो आपका अभी का लेटेस्ट वाला डाउनलोड करके ये रेट जो है वो आपको लिखना है। क्लियर है? बाकी मैं जो टेलीग्राम पे शेयर करूँगा तब मैं लिख के अपलोड कर दूंगा, या फिर रेट जो है उसका चार्ट बना के आपको लिए अलग से अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी आपको एक बार इसको क्या करना है, याद करना है। क्लियर है? कैपिटल फंड का मतलब क्या है, जब भी कैपिटल फंड वर्ड यूज किया जाएगा एनबीएफसी के अंदर, तो इसका मतलब होगा टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल। और टीयर 1 कैपिटल का मतलब क्या है, नेट ओन फंड। सर नेट ओन फंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। टीयर 2 कैपिटल, ओ भाई जी सर ये भी हमने सुन रखा है, टीयर 1 टीयर 2 सुना हुआ है ना, सुना हुआ होना चाहिए। कहाँ पे, बैंकिंग के अंदर। पढ़े कैसे सर इसको, पैरेलल रख के पढ़ो और ज़्यादा मजा आएगा। इधर लिखा है बैंकिंग का, इधर लिखा है एनबीएफसी का, टीयर 1 टीयर 1 टीयर 2 टीयर 2, इधर प्रोविजनिंग के नॉर्म्स, इनकम रिकॉग्नाइजेशन, तो ये आपको क्या हो जाएंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे। क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? सामने सामने रख के कंपेरिजन करके और अच्छे से देख लोगे तो मज़ा आ जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं। टीयर 2 कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं साहब, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नॉट कंपल्सरीली कन्वर्टेबल। ऐसी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसको हम कंपल्सरीली कन्वर्ट नहीं कर सकते। रिवैल्यूएशन रिजर्व आफ्टर 55% डिस्काउंट, ओ भाई जी ये भी सुन रखा है। कहाँ पे, ऐसा कैसा, बैंकिंग के अंदर। कंपैरिजन में लिखोगे ना तो और ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा अच्छे से याद होगा। जनरल रिजर्व एंड लॉस रिजर्व मैक्सिमम 125% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट, ये जो है ये आपको एक कंडीशन जो है इसके अंदर ध्यान रखना है कि ये जनरल रिजर्व है जो ले सकते हो, जनरल रिजर्व या लॉस रिजर्व जो वो ले सकते हो, एंड लॉस रिजर्व ये जो है लिए जा सकते हैं, लेकिन इनका लिमिटेशन क्या है कि 125% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। सपोज आपकी टोटल रिस्क वेटेड एसेट है 100 करोड़, तो आपके जनरल रिजर्व और लॉसेज मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 125 करोड़। अगर सर 135 करोड़ हो जाए तो भी हम कंसिडर कितना करेंगे, 125 करोड़। क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? हाइब्रिड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है सर, आपने अगर 5th 6th के साइंस अगर आपको याद हो तो लेनिन ने कुछ प्रयोग किए थे। एक साइंटिस्ट था साइंस के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर था कि लेनिन जो था उसने, लेनिन या हो सकता है कुछ और नाम भी हो, मैं भी इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कोई और, जिसने बीज के ऊपर परीक्षण किया था, मतलब उनके ऊपर एनालिसिस किया था और 2 बीज से फिर नया बीज बनाया था। जैसे यूँ समझ लीजिए घोड़े और गधे का मिक्सचर जो है वो खच्चर। उसी तरीके से हाइब्रिड कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कैपिटल का भी इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कैपिटल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और डेप्ट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हाइब्रिड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सबऑर्डिनेटेड डेप्ट्स, इनके बारे में हमने वहाँ देख रखा है, तो ये टोटल जो है आपका क्या बन जाएगा, टीयर 2 कैपिटल। सेम ऐसा कैसा,
आपने कहाँ देख रखा है, टीयर 2 जैसा का जैसा सेम, वो सर जी हमने देख रखा है बैंकिंग कंपनी में। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने बात की एनबीएफसी क्या, फिर एनबीएफसी और बैंक के अंदर फ़र्क क्या, फिर हमने उसके बारे में बाद में किसके बारे में बात की, जब हमने एनबीएफसी के बारे में बात कर ली, फिर हमने बैंक से डिफरेंस के बारे में बात की। इसके बाद में हमने बात की एनबीएफसी की कैटेगरी के बारे में कि एनबीएफसी की क्या क्या कैटेगरी हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ टर्म्स है, उन टर्म्स को हम पढ़ते जा रहे हैं। रिस्क वेटेड एसेट के अंदर आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया, और उसके बाद में सेकंड हमने कैपिटल फंड पढ़ा, जिसका मतलब है टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल। फिर टीयर 1 कैपिटल का मतलब क्या होता है, नेट ऑन फंड। नेट ऑन फंड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, जो हमें पता करना है। फिर हम गए टीयर 2 कैपिटल पे, और टीयर 2 हमने यहाँ देखा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का? फिर सर जी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये क्या होता है सर जी? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नालायकों, ये भी आपने सुन रखा है। कहाँ सुन रखा है? बैंकिंग कंपनी में। नाराज तो नहीं हो रहे भाई नालायक कहने पे? नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेज, एनपीए, बैंकिंग के अंदर भी पढ़ा था। कैसा कि सर जिनका पेमेंट जो टाइम पे नहीं देते वो बन जाते हैं नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेज। अगर आपकी एचपी एसेट और लीज एसेट है तो उस केस के अंदर आपकी लिमिटेशन कितनी है? 3 मंथ। अगर 3 मंथ का ओवर ड्यू रहता है, और कब चेक किया जाएगा? 31 मार्च को। कब किया जाएगा? 31 मार्च को। लाइक किसी ने सितंबर से इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक उसने नहीं भरी, लेकिन मार्च में भर दी, तो उस केस के अंदर क्या वो एनपीए बनेगा क्या? नहीं। हमें कब देखना है? 31 मार्च को देखना है कि 31 मार्च को कौन कौन से अकाउंट के अंदर जो जिनको हमने हायर परचेज या लीज एसेट फाइनेंसिंग की, लीज फाइनेंसिंग की है, और जिनका 3 महीने से ओवर ड्यू चल रहा है। ओवर ड्यू मतलब ड्यू होने के बाद में 3 महीने हो चुके हैं। क्लियर है? तो वो क्या बनेगी? आपकी एनपीए। और वहीं पर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन, तो उस केस के अंदर ए और बी। सर ए और बी का मतलब क्या है? ए में हमने क्या कहा? डिपॉजिट टेकिंग। बी में हमने क्या कहा? नॉन डिपॉजिट टेकिंग, लेकिन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। उनके लिए क्या है? 3 मंथ का लिमिटेशन है। ओवर ड्यू अगर 3 मंथ से ज़्यादा हो गया एनपीए बनेगा। सी है मतलब नॉन डिपॉजिट टेकिंग, नॉन इम्पोर्टेंट, तो उस केस के अंदर क्या है? लिमिटेशन है 6 मंथ की। ओवर ड्यू अगर 6 महीने तक है तो भी वो एनपीए नहीं बनेगा, 6 महीने के बाद में एनपीए बनेगा। नेट बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये एक आपको ध्यान रखना होगा। नेट बुक वैल्यू किसके लिए कैलकुलेट की जाती है? ये हम हायर परचेज और लीज्ड एसेट के लिए कैलकुलेट करेंगे। किसके लिए? हायर परचेज और लीज्ड एसेट के लिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू प्लस इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू। मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने कोई कार ली 10,000 की, 60 इंस्टॉलमेंट में मैं पेमेंट करने वाला था, 6 लाख का टोटल मेरा पेमेंट करना था। 10,000 की एक इंस्टॉलमेंट और ऐसी 60 इंस्टॉलमेंट जो वो मुझे पे करनी थी, ऐसा मेरा लोन था। अब इसमें से क्या है, 31 दिसंबर को सपोज मैंने क्या कर चुका हूँ, मैं 27 इंस्टॉलमेंट जो वो पे कर चुका हूँ। जनवरी की मैंने पे नहीं की, फेब की मैंने पे नहीं की, मार्च की मैंने पे नहीं की। तो जनवरी, फरवरी और मार्च की ये क्या कहलाएगी? इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू। क्या कहलाएगी? इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू। कितने हो गए? 10,000 इंटू 3। क्लियर है? इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू, ये सपोज मेरी 27 इंस्टॉलमेंट थी, ये 28 ड्यू हो चुकी है, 29 हो चुकी है, 30 जो है वो ड्यू हो चुकी है। तो अभी बची कितनी टोटल? 60 में से 30 इंस्टॉलमेंट जो है वो बाकी है। तो कितना हो जाएगा? इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30। क्लियर है? ये आपका टोटल क्या बनेगा? फ्यूचर, ये क्या, सॉरी, इसमें से पहले एक अमाउंट लेस भी करना है। इसमें से क्या करना है? फ्यूचर इंटरेस्ट नॉट येट ड्यू। अब देखिए, जनवरी की ड्यू हो चुकी है तो उसका इंटरेस्ट भी ड्यू हो चुका है, फरवरी की इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी है मतलब उसका इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, मार्च की इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी है मतलब उसका इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है। अब हम 31 मार्च को देख रहे हैं, तो 31 मार्च के बाद में 1 अप्रैल से जो आगे का जो भी इंटरेस्ट है, जो भी ड्यू होना बाकी है, वो सारा का सारा क्या करेंगे? यहाँ पर लेस करेंगे। समझ पा रहे बात? 31 मार्च तक इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी है मतलब उसका इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है। जो इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुई है उनके अंदर जो बची हुई इंस्टॉलमेंट जो बची हुई है, जो भी ड्यू होना बाकी है, उनके अंदर इंटरेस्ट का जितना कंपोनेंट है वो क्या करो? टोटल करो और वो लेस करो। और इसमें से क्या करोगे? लेस बेसिक प्रोविजन। इसमें से क्या लेस करोगे? बेसिक प्रोविजन। सर बेसिक प्रोविजन क्या होता है? बेसिक प्रोविजन हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको हम
आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आपकी क्या मिल जाएगी? नेट बुक वैल्यू। सर कैसे नेट बुक वैल्यू, कैसे 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 कैसे, एक बार वापस बताओ तो। देखो, इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू, इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू, उसमें से फ्यूचर इंटरेस्ट जो अभी तक ड्यू नहीं हुआ वो लेस कर दो, उसमें से बेसिक प्रोविजन लेस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी? नेट बुक वैल्यू। ओ सर जी एक बात बताओ, इसमें से बेसिक प्रोविजन क्या होता है? अरे भाई बता देंगे, बेसिक प्रोविजन आगे की बात है, हम इसको डिस्कस कर लेंगे, चिंता ना करना। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद में नेट ओन फंड। सर ये नेट ओन फंड क्या होता है? इसको थोड़ा ध्यान से भी देखिएगा, स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन भी है और इंस्टीट्यूट ने पूछा भी है। नेट ओन फंड के लिए उन्होंने क्या कहा? इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो इसके अंदर कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी होगी, प्लस उसमें क्या कर दो? कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ऐड कर दो, फिर उसमें से फ्री रिजर्व ऐड कर दो, लेकिन उसमें से क्या करोगे? एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड कर दो, कैपिटल रिजर्व ऐड कर दो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट जो है वो, उसमें से लॉसेज जो है वो लेस कर दो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस जो वो लेस कर दो, और इंटेंजिबल एसेट लेस कर दो। सर इतना सारा याद करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा अगर आपने एनबीएफसी और बैंकिंग को अलग अलग पढ़ा। अगर आपने दोनों को कंपेयर करके साथ में पढ़ा तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में आपको एक ही बार याद करना पड़ेगा। आपको कमेंट के अंदर बताना है कि ये जो नेट ओन फंड है इसकी जो कैलकुलेशन है वो किसके जैसी है, बैंकिंग में किसके जैसी है। ठीक है, एनबीएफसी में तो आपको पता है नेट ओन फंड इज इक्वल टू टियर 1 कैपिटल, लेकिन ये बैंकिंग की किस कैलकुलेशन के जैसा का जैसा है, तो ये क्या मिल जाएगा आपका? ओन कैपिटल। उसमें से क्या करोगे? लेस। और बैंकिंग में अगर याद हो तो ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है ये दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो अलग और अदरवाइज अलग। तो वो आपको पूरा पता करना है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, याद होना चाहिए, एग्ज़ाम नज़दीक आप याद होने चाहिए। फिर उसके बाद में आता है इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनी, लेस करना है इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनी। सर ग्रुप का मतलब क्या? होल्डिंग, सब्सिडरी या फेलो। ऊपर की होल्डिंग, नीचे सब्सिडरी, फेलो साथ वाली। फेलो मतलब ये जैसे ए लिमिटेड है, इसकी बी भी सब्सिडरी, सी भी सब्सिडरी है, तो ये क्या हो जाएंगे? फेलो। मतलब भाई बहन, समझ पा रहे हो बात? पिताजी, पुत्र और ये भाई। क्लियर है? तो ये इनके अंदर ग्रुप कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो लेस करना होगा, लेकिन कितना? ओवर 10% ऑफ ओन कैपिटल। सपोज ओन कैपिटल आ गया आपका 200, ये आ गया 200 करोड़। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनी आपका 25 करोड़। ठीक है, तो यहाँ कितना लेस होगा? इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनी ओवर 10%, तो इसका 10% तक का तो आपको अलाउ है। मतलब 10% मतलब कितना अलाउ है? 20 करोड़ तक का तो अलाउ है। आपने इन्वेस्ट कितना किया? 25 करोड़, तो लेस कितना होगा? 5 करोड़। ये आपका क्या हो जाएगा? नेट ओन फंड। क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? बता दूं? नहीं, चलो आप ही पता करो बैंकिंग के अंदर ये किस तरीके की कैलकुलेशन जो है वो इसके जैसे की जैसी। क्लियर? फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक टॉपिक आता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ओ सर जी बैंकिंग वाला सेम ही है क्या? वैसा का वैसा है, बस थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। इसमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैसे पता करेंगे? कैपिटल फंड डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट। कैपिटल फंड क्या होता है साहब? टीयर 1 प्लस टीयर 2। सेम ऐसा कैसा ही आपका बैंकिंग के अंदर फॉर्मूला है, लेकिन उसमें टीयर 2 में कुछ थोड़ा सा चेंज है। देखिएगा क्या चेंज है या नहीं है, वो भी कमेंट के जरिए बताइए। इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? 15% है। इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? 15% है। रेशियो ऑफ टीयर 1 कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल एडिक्वेसी के साथ में एक और चीज़ कही गई है कि मिनिमम टीयर 1 की भी जो है वो रिक्वायरमेंट दे रखी है कि टीयर 1 कैपिटल जो वो क्या होना चाहिए? रिस्क वेटेड एसेट के 10% कम से कम होना चाहिए। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ? टीयर 1 नॉर्मली हमेशा क्या होगी? मोर देन क्या होगी? टीयर 2, क्योंकि 15% टोटल रिक्वायरमेंट जिसमें से 10% सिर्फ टीयर 1 की है। क्लियर है? समझ पा रहे बात? तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो समझ आ गया। एक तो टोटल के लिए तो कैपिटल फंड डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट, जो आपका कैपिटल फंड का मतलब क्या है? टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल। क्लियर? ये कितना चाहिए? मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी? 15%। सेकंड आपका क्या है? टीयर 2 कैपिटल के लिए एक और अलग से रिक्वायरमेंट है, जो क्या कहती है टीयर 2 वाले कि मिनिमम कितना चाहिए? 10% चाहिए किसका? रिस्क वेटेड एसेट का। फिर उसके बाद में आता है इनकम रिकॉग्नाइजेशन रूल्स फॉर एनबीएफसी के इनकम किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकती है एनबीएफसी। इन्वेस्टमेंट किया है या आपने लोन दिया है,
ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो आप दो जगह कर सकते हो, या तो इक्विटी में कर सकते हो या फिर आप प्रेफरेंस या डिबेंचर ऐसा कुछ कर सकते हो, क्लियर। या डिविडेंड वाले एक साइड में ले ले तो इक्विटी प्रेफरेंस में कर सकते हो या डिबेंचर वगैरह में कर सकते हो। तो जिन पे डिविडेंड मिलता है उसमें क्या किया जाएगा, किस तरीके से इनकम रिकॉग्नाइज की जाएगी, कैश बेसिस, जिस दिन मिलेगा उस दिन इनकम रिकॉग्नाइज करोगे, या फिर अक्रूवल पे भी कर सकते हो। कब, डिविडेंड डिक्लेयर, अगर जिसमें हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया उस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है तो उस केस के अंदर भी आप इनकम जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हो। क्यों सर ऐसा क्यों, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद में बाउंडेशन हो जाती है, डिविडेंड आपको पे करना ही होगा, तो आप उसको लिख सकते हो अपने बुक के अंदर। इंटरेस्ट है तो ऑन अक्रूवल बेसिस से लिखना है। अगर आपने एडवांसेज दिए, किसी को लोन दिया है तो डिविडेंड तो मिलेगा नहीं, उसके लिए क्या, एडवांसेज के लिए आपको दो कैटेगरी में बांटना होगा, परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग एसेट के लिए क्या किया जाएगा, ऑन ड्यू बेसिस, जिस दिन पैसा ड्यू होगा उसी दिन हम क्या कर देंगे, इनकम लिख देंगे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए क्या करेंगे, ऑन रिसिप्ट बेसिस, जिस दिन हमें पैसा रिसीव होगा उसी दिन हम इनकम जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे। जोश जोश में साइड में बैठ गया यहाँ, लेकिन पहाड़ों में ठंड ज़्यादा है। फिर प्रोविजनिंग नॉर्म्स, इसके प्रोविजनिंग नॉर्म्स, सर प्रोविजनिंग नॉर्म्स ऐसा भी सुन रखा है बैंकिंग के जैसा ही है, तो प्रोविजनिंग नॉर्म्स से पहले हमें क्या करना होगा, कैटेगराइजेशन करना होगा, जैसा वहाँ करते हैं स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस, सेम वैसा वैसा स्टैंडर्ड। ऑल परफॉर्मिंग एसेट जो वो स्टैंडर्ड रहेगी। सब स्टैंडर्ड एसेट कौन सी है, एनपी है, जो कितने पीरियड के लिए, अगर ए और बी कैटेगरी है, मतलब डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग प्लस सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, ए तो हो गई डिपॉजिट टेकिंग और बी हो गई नॉन डिपॉजिट टेकिंग लेकिन वो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए क्या 12 मंथ फॉर एनपीए, कि एनपीए होने के 12 महीने तक वो कहाँ रहेंगे, सब स्टैंडर्ड रहेंगे। आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर 14 मंथ लिख रखा है, तो उसको भी करेक्ट करके क्या करना होगा, 12 मंथ, वो पहले जो कितना था 14 मंथ था, अभी कितना है 12 मंथ। सी कैटेगरी में नॉन डिपॉजिट टेकिंग, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, तो 18 महीने तक क्या रहेगी आपकी, सब स्टैंडर्ड में रहेगी। एनपीए बनने के बाद में 18 महीने तक कहाँ रहेगी, सब स्टैंडर्ड रहेगी। फिर उसके बाद में कहाँ चली जाएगी, डाउटफुल में चली जाएगी। डाउटफुल में कितने टाइम तक रहेगी, तो डाउटफुल में कोई लिमिटेशन नहीं है, क्लियर है। लॉस एसेट क्या होता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिटर, इंस्पेक्शन और मैनेजमेंट। सर कुछ थोड़ा शॉर्ट करवा दो ताकि याद रह जाए। ए एंड बी के लिए ये यहाँ पर हुई सपोज एनपीए, तो ये 12 मंथ तक किस में रहेगी, सॉरी सब स्टैंडर्ड, और 12 मंथ जब कंप्लीट होगा तो किस में चली जाएगी, डाउटफुल में चली जाएगी। वहीं पर सी कैटेगरी में ये यहाँ पर सपोज एनपी हुई तो कितने महीने तक, 18 मंथ तक कहाँ रहेगी, सब स्टैंडर्ड में, और फिर कहाँ चली जाएगी, डाउटफुल, क्लियर है। प्रोविजनिंग रेट्स फॉर द डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजनिंग रेट क्या है, तो स्टैंडर्ड के लिए ए और बी कैटेगरी के लिए डिपॉजिट टेकिंग या डिपॉजिट नहीं लेती लेकिन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है तो 0.40% ऑफ एडवांसेज है, और सी कैटेगरी है तो 0.25। देखो सी कैटेगरी है जो छोटी है तो उसको बेचारे को हर जगह आपको देखोगे तो रिलैक्सेशन मिलेगा, प्रोविजन उससे कम बनवाया जाएगा, एनपीए उससे थोड़ा लेट करवाया गया है, और सब स्टैंडर्ड में भी ज़्यादा दिन रहने को दिया गया है, समझ पा रहे हो। तो छोटा बच्चा उसकी केयर करनी जरूरी है, समझ पा रहे हो ना, जरूरी है ना, तो उसके हिसाब से सी कैटेगरी को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। ए और बी के लिए 0.40% ऑफ एडवांस है, और सी के लिए 0.25। सब स्टैंडर्ड के लिए 10% ऑफ एडवांस है। ये रेटें आपको याद होनी चाहिए, इसका और कोई तरीका नहीं है। और डाउटफुल है तो अनसिक्योर्ड पोर्शन के अंदर 100%, और सिक्योर्ड है और डाउटफुल में अगर 1 से 1 साल तक है तो 20%, 1 से 3 साल तक है तो 30%, और 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो 50%। सेम ऐसा कैसा कॉन्सेप्ट आपने बैंकिंग में भी पढ़ा है, तो इन दोनों को आमने सामने लिखोगे, और जब लिखोगे तो आपका कुछ क्लियरिटी भी आएगी और कुछ सीखने में मज़ा भी आएगा, और याद भी एक बार करना पड़ेगा, दोनों साथ में याद हो जाएंगे। लॉस एसेट के लिए 100% ऑफ एडवांस है, ठीक है। या आप कहो तो मैं ही वो बना के इनका कंपैरिजन बना के मैं ही आपको प्रोवाइड करवा दूँ, अगर ऐसा चाहते हैं तो कमेंट के अंदर बताइएगा ज़रूर। और वैसे आपको करना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम आपके हैं, मैं तो बन चुका भाई,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट ऑन HP एसेट एंड लीज्ड एसेट। तो सबसे पहले इसमें बेसिक प्रोविजन क्या है, बेसिक प्रोविजन क्या होगा सर, कहाँ सुना था बेसिक प्रोविजन, ऊपर सुना था ना बेसिक प्रोविजन, कहाँ सुना था बेसिक प्रोविजन, नेट एसेट की जब वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, कहाँ ये नेट बुक वैल्यू जब कैलकुलेट कर रहे थे तब हमने सुना था बेसिक प्रोविजन। मैंने कहा था कि मैं बाद में पढ़ाऊँगा, और देखो मैं कमिटमेंट जो करता हूँ वो मैं छोड़ता नहीं हूँ, तो मैंने कहा तो मैं पढ़ा रहा हूँ। इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू, इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू, ये टोटल बनेगा ड्यू फ्रॉम कस्टमर, उसमें से अभी इंटरेस्ट जितना ड्यू होना बाकी है वो लेस कर दो, और लेस डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ असेट। इन तीनों को मैं नहीं समझाऊंगा सर, क्यों क्यों क्यों, ऊपर समझा चुका हूँ, सेम वो की वो बात है। इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू क्या है, इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू क्या है, और फ्यूचर इंटरेस्ट नॉट येट ड्यू क्या है। डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ HP एसेट जो है वो कैसे होगी, यहाँ पर नोशनली कैलकुलेट की जाएगी। कैसे की जाएगी, नोशनली, कैसे, 20% पर एनम के हिसाब से, किस मेथड से, SLM मेथड से कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, डेप्रिसिएटेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, HP एसेट। सर डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, HP एसेट तो दो प्राइस होती है, हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस। तो नालायक हो, आपको पता होना चाहिए एसेट जो अपनी बुक के अंदर किस पे लिखी जाती है, कैश प्राइस पे, क्योंकि हायर परचेज प्राइस में क्या होता है, इंटरेस्ट का पैसा होता है। क्या इंटरेस्ट का पैसा हम एसेट में ऐड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, ऐसा इस 10 बताता है, समझ पा रहे हो। तो हायर परचेज प्राइस पे नहीं होता है, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, कैश प्राइस पे। और अगर आपने सेकंड ग्रुप कर रहे हो तो आपको न AS19 भी पढ़ रखा होगा, तो आपको वहाँ भी पता होगा कि हायर परचेज प्राइस जो है उसको ना लेके हम क्या करते हैं, कैश प्राइस जो है उसको लेते हैं। हमारे जो टेबल बनाते हैं वो भी कैश प्राइस से शुरू की जाती है। तो ये क्या बन जाएगा आपका बेसिक प्रोविजन, ये आपका क्या बन जाएगा बेसिक प्रोविजन। क्लियर है। तो ये इस तरीके से बेसिक प्रोविजन जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। एडिशनल प्रोविजन क्या होता है, अगर कोई हायर परचेज और लीड एसेट जो है वो क्या हो चुकी है, NPA हो चुकी है, और अभी कितना टाइम है उसको, 0 से 12 मंथ है, तो 0%, कोई एडिशनल बनाने की जरूरत नहीं। 12 से 24 मंथ है, तो उसमें 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू, 24 से 36 के लिए 40%, और ये 70%, और ये 100%। ये आपको रेट जो है आपको याद करनी ही होगी। क्लियर है। तो ये इतने इसके अंदर चीज़ें याद, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें करनी है जो आपको याद करनी ही पड़ेगी। लास्ट में एक छोटा सा क्विक फटाफट इसको क्या कर देते हैं, कॉन्सेप्ट को सारा देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन देखी, कोई प्रॉब्लम वाली बात थी नहीं। फिर हमने कैटेगरी की AA, BB और CC। AA कैटेगरी में डिपॉजिट टेकिंग, BB कैटेगरी के अंदर नॉन डिपॉजिट टेकिंग लेकिन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कौन सी होती है सर जी, ओरे भाई जी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट जो 500 करोड़ से ज़्यादा की जिसकी एसेट होती है। ओके ओके सर जी समझ आ गया। CC कैटेगरी जो 500 करोड़ से कम है, नॉन डिपॉजिट। उसके बाद में कुछ टर्म्स देखी, ठीक है। उसके बाद में नेट ओन फंड, और ये आपको इसके ऊपर स्टडी मैटर में क्वेश्चन भी है। फिर कैपिटल एडुकेसी रेशियो के बारे में पढ़ा। फिर इनकम रिकॉग्नाइजेशन जो है वो रूल्स पढ़े, और फिर हमने प्रोविजन के बारे में पढ़ा, प्रोविजनिंग नॉर्म्स फॉर NBFC। क्लियर है। इसके क्वेश्चन जो है वो स्टडी मैटर में काफ़ी कम है, 3 इलस्ट्रेशन है और 2-3 साइड क्वेश्चन है, 6 ही क्वेश्चन है। तो MTP वगैरह से और ट्राई करेंगे, जितना हो सकता है उतना करेंगे। बाकी ये जो चैप्टर है पर्टिकुलरली इसके अंदर आज जो आप सारी रेट याद कर लीजिएगा, कल हम स्टडी मटेरियल के इसके सारे क्वेश्चन जो वो डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए ये चैप्टर आपको धोखा नहीं देगा, ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि रेटें याद होगी, सेम एज इट इज़ रेट के क्वेश्चन आते हैं, और 2-3 पर्टिकुलर थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं जो अपने को MTP में देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से अपन उसको देख लेंगे, और इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मतलब आपको कोई तकलीफ ही नहीं आएगी। समझ पा रहे हो। बाकी टैक्सेशन शुरू हो जाएगा, कल अपन क्या कर देंगे इसके NBFC के जो क्वेश्चन जो है वो अपन इसको कर लेंगे। और बाकी आपके कुछ डाउट वगैरह कुछ अगर रह रहे हैं तो व्हाट्सएप करते रहिएगा। कल के लेक्चर के अंदर हम जो है वो क्वेश्चन कर लेंगे स्टडी मटेरियल के। बाकी नया सेटअप कैसा लगा, किस तरीके का लगा, क्या बंद कमरे में पढ़ना अच्छा लगता है या इस तरीके से खुले में क्लासेस जो है वो आपको अच्छी लगती है, वो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर आपने हमें सुना उसके लिए। और माफ़ी चाहूँगा बीच में थोड़ा गैप हो गया, प्रैक्टिस की वजह से गैप हो जाता है, टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन ये महीना हम कोशिश करेंगे कि आपकी सेवा अच्छे से कर सकें। जितना कुछ बचा है वो हम 100% करें। और आप भी एक काम ज़रूर करें, ये जो वीडियोज़ है वो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, और उनको बताएं कि इस चैनल पे सिर्फ क्लासेज ही नहीं,
मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं, उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल भी कवर किया जाता है। तो और ज़्यादा लोग जो है वो जुड़ेंगे और ज़्यादा बड़ी फैमिली बनेगी। मैराथन क्लास 2-3 दिन के अंदर आ जाएगी आपकी, और समरी नोट्स जो है वो भी आपके बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएंगे। एडवांस अकाउंट के कॉस्ट और अकाउंट के जो समरी नोट्स है वो अवेलेबल है, और काफ़ी सारे लोगों ने परचेज भी किए हैं। और अगर आप भी देखना चाहें तो मैराथन क्लास देख लीजिए, उसके बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ ये नोट्स हम आपके पास होने चाहिए तो आप खरीद भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से प्रेम बनाए रखें, सुनते रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।